नमस्कार डीएलएड प्रशिक्षुओं, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है जिसमें हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें यूनिट 3 के अंतर्गत मैंने 3 टॉपिक आपको करा दिए। 3 टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 3 टॉपिक में कौन सा था? सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बाद पी मोस्ट के बाद सॉफ्ट, और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सॉफ्ट के बाद हम करेंगे बेसिक शिक्षा परियोजना। अब प्रशिक्षुओं, जैसा कि यूनिट 3 कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम, और वो भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो कार्यक्रम निर्धारण किसने किया, नियोजन किसने किया? नियोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया। किस रूप में प्रस्तावित किए कार्यक्रम? उन्होंने एक परियोजनाओं के रूप में भी प्रस्तावित किए और कुछ संस्तुतियों के रूप में प्रस्तावित किए। परियोजनाओं के रूप में हमारी पहली परियोजना जो आती है राज्य स्तरीय परियोजना है, जिसे हम कहते हैं बेसिक शिक्षा परियोजना। अब बेसिक शिक्षा नाम से समझ में आता है कि ये बेसिक शिक्षा जो है बेसिक शिक्षा के लिए परियोजना है, संचालित कार्यक्रम है। अब विकास हमें किसका करना है? प्रारंभिक शिक्षा के। सब किसी भी शिक्षा का विकास करने के लिए एक तो मानवीय साधन और भौतिक संसाधन दोनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत हमने शिक्षण सामग्री, अनुपूरित शिक्षण सामग्री मुहैया कराई विद्यालयों को, और शिक्षकों का प्रशिक्षण, सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण भी कराया। अब ये दोनों ही हो गए, मगर दोनों होने के पश्चात आखिर ये कार्यक्रम किया किसके लिए जा रहा है? किसके लिए किया जा रहा है भाई? छात्रों के लिए। और क्या पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में छात्रों की उपलब्धि विद्यालयों में है? भौतिक संसाधन दे दिया, मानवीय संसाधन दे दिया, मगर ये कार्यक्रम जिसके लिए ये संसाधन हमने उपलब्ध कराए वही नदारद है। कौन नदारद है? छात्र नदारद है। छात्र जब होंगे नहीं तो हम पढ़ाएंगे किसको? तो सबसे पहले छात्रों को किस तरह से स्कूल में बुलाया जाए, विद्यालय में बुलाया जाए, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। जब कार्य हम कोई करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां हमें आती हैं, और कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप हमारे कार्य के क्षेत्र का विस्तार होता है। और जब कार्य के क्षेत्र का विस्तार होता है तो हमें मैन पावर की और अधिक आवश्यकता पड़ती है। मैन पावर की जब आवश्यकता पड़ती है तो हमें संगठन या परियोजनाओं के माध्यम से उन्हें पूरित करना होता है। इसी संदर्भ में हमने यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संस्तुतियों में बेसिक शिक्षा परियोजना भी आई, क्योंकि मात्र भौतिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध कर देने से ही काम नहीं चलेगा। वहां जो कार्य हो रहा है उसकी देखरेख भी करनी पड़ेगी, उसका क्रियान्वयन सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा, और उसका समय समय पर पर्यवेक्षण भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेप यानी बेसिक शिक्षा परियोजना लाई गई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। अब क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के बारे में ही बात करनी है, तो ये उत्तर प्रदेश में यह परियोजना कब से लागू हुई? वर्ष 1992 से। ठीक है, और तब से आज तक अनवरत ये जारी है। ठीक है, बेसिक शिक्षा से संबंधित अब यह परियोजना करती क्या है? यह परियोजना क्योंकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय से संबंधित है, तो इसकी आवश्यकता बेसिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए हुई। मैंने अभी आपको बताया कि जब छात्र संख्या
जिनके लिए हमने सारे साधन जुटाए वही नहीं होंगे तो हम किनको शिक्षित करेंगे? और फिर समाज का विकास कैसे होगा? तो समाज के विकास के लिए हमें उन छात्रों तक अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी। अब उसके लिए सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण कराने के पश्चात ये पाया गया कि आखिर क्या कारण है जो ये छात्र विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते। तो उनमें पाया गया कि कुछ छात्र अपने माता पिता को सहयोग देते हैं। किस रूप में? क्योंकि वो गरीब परिवारों से हैं, तो आर्थिक सहायता स्वरूप, जैसे पिता अगर सब्जी बेच रहे हैं तो पिता के साथ सब्जी बिचवाते हैं, या होटल में काम करते हैं अगर उनका होटल है तो, या लड़कियां जो है वो माता घास काटने जा रही हैं तो फिर उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं, अथवा खाना बनाती हैं। तो ये सारी समस्याओं से हम अवगत हुए कि आखिर किस कारण से ये छात्र विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसीलिए बेसिक शिक्षा को परियोजना को इसीलिए लाया गया कि ये शिक्षा का सार्वजनिकरण करे, ताकि बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, लोग शिक्षित हों, लोग साक्षर भी हों, लोग शिक्षित भी हों। तो इसलिए प्राथमिक विद्यालय या बेसिक शिक्षा परियोजना की आवश्यकता बेसिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए हुई, जिसका अंतिम लक्ष्य क्या था? बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। सुधार तभी आएगा जब वहां छात्र उपस्थित होंगे। तो प्रत्येक ग्राम में उत्कृष्ट प्रबंधन व्यवस्था वाले, उत्कृष्ट संसाधनों से परिपूर्ण योग्य शिक्षकों वाले, 100% छात्रों की उपस्थिति से परिपूर्ण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से है। बेसिक शिक्षा परियोजना का अंतिम लक्ष्य क्या है? कि जो हमने अच्छे अच्छे विद्यालय दिए हैं, सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय दिए हैं, अच्छे योग्य शिक्षक वहां पर नियुक्त किए हैं, वहां पर छात्र आए, और छात्र आए उनका हम 100% नामांकन करें, उनका पंजीकरण करें, पंजीकरण करके फिर उन्हें शिक्षित करें और उन्हें वहां धारण करने का प्रयास करें। इन प्राथमिक इसलिए बेसिक शिक्षा परियोजना का अनंतिम लक्ष्य क्या हुआ? इन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बच्चों को सामाजिक, धार्मिक एवं लिंग भेदभाव के मानकों से मुक्त रहकर उपयोगी एवं उपयुक्त शिक्षा 2010 तक उपलब्ध कराना। ठीक है, एक लक्ष्य आपने जो देखा वो क्या था? 100% नामांकन। और वो 100% नामांकन किस लिए? क्योंकि हमें समाज को क्या करना है? विकसित करना है। और समाज विकसित कब होगा? जब लोग शिक्षित होंगे, लोगों के अंदर जो है सामाजिक विषमता नहीं होगी, धार्मिक विषमता नहीं होगी, जेंडर संवेदीकरण नहीं होगा, लिंग भेदभाव नहीं होगा कि ये लड़का है, ये लड़की है, इसलिए इसे ये काम करना है, इसलिए इसे पढ़ना नहीं है, इसलिए ये, इस तरह के भेदभाव जो है वो खत्म हो जाएंगे। और सामाजिक में वर्ग वाले वर्ग के वर्ग व भेदभाव खत्म हो जाएगा, धार्मिक में धर्म का भेदभाव खत्म हो जाएगा। तो उनसे मुक्त समाज हमें बनाना है। अब इन सब विषमताओं से मुक्त समाज बनाने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए क्या क्रियान्वयन की प्रक्रिया की गई बेप द्वारा? तो बेप ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य स्तर, जनपद स्तर और ग्राम स्तर की संस्थाओं से सहायता लेने के लिए उन्हें और समृद्ध बनाया। ठीक है, क्योंकि वो अकेला सब कुछ अकेले कैसे करेगा? वो किसके सहयोग से ये सब कार्य करेगा? वो राज्य स्तर पर जो संस्थाएं हैं उपलब्ध, उनके साथ मिलकर, जनपद स्तर पर उपलब्ध संस्थाओं के साथ मिलकर और स्थानीय स्तर पर संस्थाओं से मिलकर
सहायता लेकर उन्हें मजबूत बनाएगा। उनमें जो भौतिक मानवीय संसाधन हैं उनको आर्थिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी गुणवत्ता परक बनाएगा। इसी के अंतर्गत बेप में, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत स्टेप लिए गए और उन स्टेप्स के माध्यम से ये सारी चीजें क्रियान्वित की गई। अब स्टेप के माध्यम से कौन सा स्टेप लिया गया, उसके लिए उन्होंने सर्वेक्षण कराया, सभी गांवों का सर्वेक्षण कराया, राज्य स्तर पर सभी गांवों का, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और स्थानीय सभी के साथ मिलकर सर्वेक्षण कराया गया और उसमें ये पाया गया कि कुछ जनपद जहां पर बालिका शिक्षा जो है वो बहुत ही कम है, यानी बालिकाएं बहुत ही कम शिक्षित हैं। कुछ वर्ग जो है SC ST वगैरह ये भी बहुत शिक्षित नहीं है और यहाँ की लिटरेसी रेट भी अच्छी नहीं है। तो ऐसे जनपदों को जिन्हें हम कह सकते हैं पिछड़े जनपदों को सिलेक्ट किया गया। इनमें 11 जनपदों को सिलेक्ट किया गया और उनमें यह परियोजना चलाई गई। अब इन्हीं 11 जनपदों के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये योजना क्रियान्वित की गई। तो इसलिए इसी इसमें सीरीज में हम समझेंगे कि ये जो बेप है इसके क्या कार्य हैं और इसकी उपलब्धियां, क्योंकि कार्य करेंगे तभी उपलब्धियां होंगी। तो किस प्रकार से बेप ने कार्य किया और उसके अनुसार उन्हें उपलब्धियां हुई। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम उन्होंने वहां के बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया बेप ने और उनके धारण का प्रयास किया। अब धारण और नामांकन का प्रयास उन्होंने जो किया वो किसकी सहायता से किया, सामुदायिक सहभागिता से या सहकार्य से। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का संशोधन किया, SCRT, शिक्षकों का नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण, आपने देखा ही है सेवाकालीन प्रशिक्षण PMOST और सॉफ्ट के माध्यम से बता दिया गया आपको, जो कि सबसे ज्यादा डाइट के मार्गदर्शन में सुनिश्चित किया गया। आधुनिक शैक्षिक उपकरणों की उपलब्धता कराई गई, सबसे ज्यादा ये कार्य किसको दिया गया, BRC को, प्रखंड शिक्षा रिसोर्स सेंटर, यानी BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं खंड। जन संप्रेषण के आधार पर यानी जन जागरूकता रैलियां कराई गई। जन जागरूकता रैलियां, जन चेतना, जन जागरण, इसके फलस्वरूप हमने पाया कि छात्र संख्या में क्या हुई, वृद्धि पाई गई। अब नेक्स्ट कार्य जो उन्होंने किया वो है भौतिक तथा मानवीय संसाधन का विकास किया। भौतिक तथा मानवीय संसाधन का विकास करने पर उपलब्धियां क्या हासिल हुई, भौतिक रूप से वहां 3000 कम से कम प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण हुआ। 3000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण हुआ। 1800 से अधिक उच्च प्राथमिक भवन बनाए गए। 1200 से अधिक 1 या 2 कक्षों का निर्माण कराया गया। तो बेप के अंतर्गत देखिए कितनी उपलब्धियां हुई। और 10,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। 5,000 से अधिक हैंडपंप बनाए गए। 200 तक BRC भवनों का भी निर्माण कराया गया। और मानव संसाधन में क्या विकास किया गया, मानव संसाधन में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां की गई। इसलिए अब क्या हुआ, उपलब्धि क्या हुई इन सबसे उपलब्धि हुई कि विद्यालय उत्कृष्ट हो गए। एक स्लाइड शायद पीछे छूट गई हमारी, तो वो है बेप के कार्य उपलब्धियां। तीसरा चौथा हम पहले चले गए और उसके पहले हमें ये जानना था जो पहला था, तो कोई बात नहीं, इसको हम फिर से कर लेते हैं। बेप के कार्य और उपलब्धियां, देखिए जो 11 जनपद हमने चयनित किए, उन्हीं के आधार पर उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया, छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में, क्योंकि सारी जगह एक साथ नहीं लागू करके पहले स्मॉल माइक्रो लेवल पर
कोई चीज लागू की जाती है ताकि हमें उसकी कठिनाइयों से भी समस्याओं पर भी ध्यान जाए और समस्याएं पता चल जाए और हम उनको दुरुस्त कर सकें, या वो सफल होगा कि नहीं, कितने प्रतिशत तक सफल होगा, इसकी भी हम जानकारी ले लेंगे। तो इसलिए इनको छोटे रूप में छोटे स्तर पर लागू कराया गया। सिर्फ मात्र 11 जनपद सिलेक्ट किए गए और इनकी संस्थागत क्षमताओं में वृद्धि की गई। संस्थागत क्षमताएं कौन कौन सी संस्थागत क्षमताएं थी? राज्य स्तर पर तो यूं तो बहुत सारी संस्थाएं उपलब्ध होती हैं, मगर सभी को मिलाकर संगठित करके उनको सुचारू रूप से कार्य देकर, कार्य का विकेंद्रीकरण करके, क्योंकि एक जब कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा तो सभी लोग तो वो कार्य, एक ही लोग तो सारे कार्य कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए कार्य का विकेंद्रीकरण करना बहुत ही आवश्यक हो गया। तो इसी संदर्भ में उन्होंने और भी संस्थाओं का सहयोग लिया। तो राज्य, जनपद और स्थानीय स्तरों पर नियोजन और प्रबंध में सहयोग करने वाली इकाइयों की स्थापना की गई। अब कौन कौन सी ऐसी इकाइयां थी जिनकी स्थापना हुई? वेब के माध्यम, वेब परियोजना लागू करने के लिए, वेब परियोजना लागू करने के लिए राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, इस संस्था की स्थापना की गई। डाइट तो ऑलरेडी था भी, तो डाइट की भी स्थापना इसके अंतर्गत, और भी जहां नहीं प्रेजेंट है या ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं उनका भी सहयोग लिया गया। डाइट प्रेजेंट है। बीआरसी की स्थापना की गई और एनपीआरसी की भी स्थापना की गई, ताकि ये कार्य जो है मैक्रो टू माइक्रो लेवल से चलाया जा सके। और क्योंकि मैंने बताया अभी आपको, शिक्षित होने के लिए नहीं विद्यालय में ना आ पाने वाली बालिकाओं का ये कहना होता था कि भाई हमें अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है, तो इसीलिए शिशु शिक्षा केंद्र, आपने सुना होगा, आंगनबाड़ी, उसके लिए आंगनबाड़ी की भी स्थापना की गई, ताकि ये हुआ कि वो अपने छोटे भाई बहनों को वहां आंगनबाड़ी में रख दे और उनकी देखभाल वहां जो परिचारिका हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो टीचर हैं, वो उनकी देखभाल करेंगी और उनका पोषण भी सही रहेगा, क्योंकि वो कुपोषण के शिकार होते थे, उनको सही से खाना वगैरह नहीं मिलता था। तो ये सब भी विद्यालयों में लागू कराया गया, ताकि ये सब समस्या भी हल हो जाए और इससे क्या होगा, बालिका शिक्षा की बढ़ोतरी होगी। बालिकाएं अधिक पढ़ेंगी लिखेंगी, उनका शिक्षा उन्नयन होगा, इसलिए ये व्यवस्था भी लागू की गई। अब सिर्फ मात्र यही नहीं कि औपचारिक यानी फॉर्मल स्कूल तो है ही, विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, ये तो फॉर्मल हो गए, औपचारिक हो गए, लेकिन इसके अलावा इतर अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की भी स्थापना की गई। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना किस लिए की गई? ये इसलिए की गई ताकि जो बच्चे, मान लीजिए, हमारे कहने से भी माता पिता के साथ वो लगे रहते हैं, मजदूरी वगैरह कराएंगे और फिर भी नहीं आ पाए, उनको समय उस समय नहीं मिला, तो उसके लिए एनजीओ की सहायता से कुछ अनौपचारिक शिक्षा केंद्र भी स्थापित किए गए, ताकि वो अपने समय के अनुसार नाइट स्कूल की तरह या ऐसे भी आ सकें। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां बिल्कुल प्रारंभिक विद्यालय थे ही नहीं, तो वहां पर असेवित क्षेत्रों में प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना की गई। मैक्रो टू माइक्रो स्तर पर इस तरह से क्रियान्वयन और अनुरीक्षण किया गया, और इससे उपलब्धि क्या हुई? ऑब्वियसली उपलब्धियां क्या होंगी? संप्राप्ति में सुधार होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले संस्था यानी भौतिक संसाधन उपलब्ध करा दिए गए। तो दूसरे कार्य में वेब के तहत चयनित जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित कराया गया। उनके धारण का भी प्रयास किया गया। मात्र नामांकन से काम नहीं चलेगा, मैंने पहले भी बताया, उन्हें वहां ठहरना चाहिए, उन्हें विद्यालय के क्रियाकलाप में भाग लेना चाहिए,
तो ये सुनिश्चित कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि विद्यालय में आ गए, खाना खाया और चले गए, नहीं, उनको भाई पढ़ने के लिए रोकना है, हमें पढ़ाना भी है, शिक्षित भी करना है। तो शिक्षित करने के लिए जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका संशोधन किया गया, अगर वो अरुचिकर हैं उनको रुचिकर बनाया गया, उनमें कुछ अच्छे अच्छे चित्र डाले गए जो रंग बिरंगे हों, जो ध्यानाकर्षण करें। फिर शिक्षकों का प्रशिक्षण अच्छी तरह से किया गया ताकि वो उन पाठ्य पुस्तकों को उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा सके। और आधुनिक शैक्षिक उपकरणों की भी उपलब्धता बीआरसी के माध्यम से, यानी बेसिक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के माध्यम से कराई गई। अब ये सारे कार्य यूं ही अकेले वेब से नहीं हो पाता, इसलिए वेब ने, वैसे हो भी जाता, मगर फिर भी वेब ने क्या किया, इसमें जन समूह को भी कोशिश की कि वो भी इसके अंदर इंटरेस्ट लें, रुचि लें। इसके लिए उन्होंने उन लोगों की मीटिंग की और उनकी समितियां बनाई। उन्हें कहा कि जब हम अनुरीक्षण करने आएंगे, पर्यवेक्षण करने आएंगे, तो आप हमें बताएं कि ये शिक्षक, तो आपने देखा होगा कि कई बार आपको गांव में ये बोलते मिल जाते हैं सरपंच वगैरह कि हाँ आप आए कि नहीं, शिक्षक आए कि नहीं, कब जा रहे हैं, किस समय आ रहे हैं, स्कूल खुल रहा है कि नहीं। तो इस तरह से जन भागीदारी भी ली गई, जिसकी वजह से छात्र संख्या में वृद्धि पाई गई। फिर उनकी मानसिकता भी थोड़ी जो थी कि ये देखा गया था कि भाई क्या करेंगे पढ़ लिख कर, हमारे साथ मजदूरी करेंगे, 4 पैसे आएंगे घर में। तो ये चीजों को, उनकी मानसिकता जो माइंडसेट हो गया था, उसको भी उन लोगों ने जन संप्रेषण द्वारा दूर किया। किस तरह से दूर किया, उन्होंने बताया कि भाई सिर्फ आपकी ये जो गरीबी है, ये सिर्फ इसी से दूर नहीं हो जाएगी कि आपका बच्चा कमा कर लाता है। कई बार क्या होता है, बच्चा जब कमा कर लाता है तो आर्थिक रूप से जो माता पिता हैं वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और डिपेंडेंट होने के बाद वो आलसी भी हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। बच्चा कमा रहा है और बच्चे जो पैसा लाते हैं उसका अपव्यय करना शुरू कर देते हैं। ये समस्याएं भी आती है घरों में। तो ये चीजों को भी दूर करना चाहिए। अगर छात्र पढ़ेगा और माता पिता कार्य करेंगे, इसलिए धारा 45 आप जानते ही हैं कि उसमें ये कह दिया गया कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका भी उत्तरदायित्व है अपने बच्चे को शिक्षित करना। तो इसलिए उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई, उनसे, उनको भी अकाउंटेबल बनाया गया कि भाई ऐसा नहीं है कि आप बस उससे काम लो, है ना। क्योंकि जब काम लेते हैं, वो कहीं इतर जगह जाते हैं तो वहां उनका शोषण भी होता है बहुत भली विभिन्न प्रकार से, फिर उनको कम मजदूरी भी मिलती है। तो ये सारी बातें उनको बताई गई माता पिता को कि भाई अगर आप कार्य करेंगे तो जो मालिक है वो इतना शोषण नहीं कर पाएगा, आपको मजदूरी भी वो ज्यादा देगा। इससे आपके हालात और सुधरेंगे, ना कि बिगड़ेंगे। बल्कि बच्चा जाएगा तो उसको कम मजदूरी में और शोषण भी करेंगे। तो इस तरह से उस बच्चे के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। उसे अच्छी तरह से हंसने खेलने और पढ़ने दें, ताकि वो आगे चलकर अच्छा शिक्षित नागरिक बनने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बने और आर्थिक रूप से कुछ उपलब्धि हासिल करे। तो ये सारी चीजें उनको, इनके माइंडसेट को दूर करने के लिए बताया गया है। तो कुछ लोग समझ भी गए, कुछ लोग नहीं भी समझे, लेकिन ज्यादातर, अधिकतर लोग समझे और इसी लिए छात्र संख्या में वृद्धि पाई गई। भौतिक तथा मानवीय को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भौतिक संसाधन कौन कौन से, वेब की परियोजना के वजह से क्या क्या विद्यालयों को उपलब्धियां हुई, बताया मैंने। 3000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कराया गया, 1800 से अधिक उच्च प्राथमिक भवनों का निर्माण, 1200 से अधिक 1 या 2 कक्षों का निर्माण, 10,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण, 5,000 से अधिक हैंडपंप का निर्माण और 200 तक बीआरसी भवनों का निर्माण कराया गया। और मानवीय संसाधन में क्या किया गया, पर्याप्त संख्या में ये सारे कार्य किसके अंतर्गत किए जा रहे हैं, बेप के अंतर्गत। बेप क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की भी नियुक्तियां की गई। तो इससे विद्यालय की गुणवत्ता में ऑब्वियसली सुधार हुआ। विद्यालय क्या हुए, बहुत ही
उत्कृष्ट हो गए। पठन पाठन के लिए एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण का निर्माण हो गया और छात्र संख्या में वृद्धि हो गई, तो टीचरों को भी अच्छा लगने लगा पढ़ाने में और छात्रों को पढ़ने में भी बहुत ही अच्छा लगने लगा। इसी तरह से क्योंकि कर्तव्य ये सारे बेप ने किए, तो बेप को बहुत से अधिकार भी मिल गए। जब आप कर्तव्य करेंगे तो अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। तो इसी संदर्भ में हम देखें कि बेप के क्या क्या अधिकार मिल गए बेप को। बेसिक शिक्षा परियोजना, ये हम बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्य में भी पढ़ेंगे एडो 8 में, यानी सेमेस्टर 4 में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको जान लीजिए सतही तौर पर। प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति, दक्षता वृद्धि, स्थानांतरण और दक्षतारोपण तथा कर्तव्य पालन में अगर उदासीनता है तो, अगर पाई गई तो, है तो, ठीक है, इफ एनी, के प्रति टिप्पणी। तो ये जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जो आते हैं समय समय पर अनुरीक्षण के लिए या वेब परियोजना के तहत जो अधिकारी आते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसी संज्ञान में ऐसी टिप्पणी ले सकते हैं अगर कुछ पाई जाती हैं तो, अच्छाई भी और बुराई भी, और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रेषित कर सकते हैं। तो और बीपी की संकल्पना क्या है? बीपी की संकल्पना जो है वो है कि समाज का प्रत्येक वर्ग जो है, समाज के हर बच्चे को अपना बच्चा समझे, विद्यालय को अपना विद्यालय समझे और विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें अपना योगदान करने को ही अपना उत्तरदायित्व समझे और उत्तरदायित्व समझकर उसका निर्वहन करे। अब देखिए संविधान की जो धारा 21 है उसके अनुरूप, उसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार स्वीकार किया गया है। तो उसके अनुसार है कि प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य दी जाएगी। तो इसीलिए अधिकार क्या मिल गया इनको कि वो सभी का नामांकन 100% कराएं, सभी का पंजीकरण कराएं और शिक्षा को सार्वभौम बनाएं, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो। नेक्स्ट है बच्चों के विद्यालय में धारण में सतत वृद्धि करें। धारण में, ठहराव में बच्चे विद्यालय में आकर रुकें, इसके लिए वो सुनियोजित गुणवत्तापरक शिक्षण योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से दें और इसका सतत मूल्यांकन, ठीक है, इसका क्रियान्वयन का मूल्यांकन भी करें और अनुश्रवण और अनुरीक्षण भी करें, फॉलो अप प्रोग्राम भी करें। यानी कि बस हमने ये सब चीजें दे दी, अब तुम लोग चलाओ, और वो चला रहे हैं कि नहीं इसका संज्ञान ही ना लो, नहीं, आप जाकर समय समय पर उसका मूल्यांकन करें कि चीजें ठीक से लागू की गई या नहीं, क्या कठिनाइयां आ रही हैं ये भी जाने और उनको और कैसे इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है ये भी जानकर समस्या का समाधान करें। फिर विशेष रूप से शिक्षा से अपवंचित वर्ग कौन कौन से रह जाते हैं? अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और विशिष्ट वर्ग के बालक, जैसे विकलांग वगैरह हों अथवा जो जिनसे छुआछूत की जाती है उस तरह के बालिकाएं जो घर में काम करती हैं, तो इनके लिए विशेष प्रकार से शिक्षा के लिए इन्हें प्रेरित करना, ऑब्वियसली किसके माध्यम से? सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से। तो शिक्षा से अपवंचित वर्ग के शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, ये भी बेप की ही कार्य योजना का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये हुआ आपका बेप। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे डी पेप, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे डी पेप क्या है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डी पेप के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।